नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पश्चिम बंगाल का चुनाव तो खत्म हो रहा है, पोलिंग भी खत्म हो रही है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल जिस पर लोग अब चर्चा करने लगे हैं कि आखिर 4 मई को क्या होगा। क्या 4 मई को मोदी जी को इस्तीफा देना होगा? ये इस्तीफे का सवाल इसलिए खड़ा हुआ है, आज डेरेक ओब्रायन ने भी एक वीडियो किया। उस वीडियो में उन्होंने कहा कि क्या मोदी जी में हिम्मत है कि वो 4 मई को इस्तीफा देंगे अगर ममता बनर्जी जीत जाती हैं। लेकिन अगर उससे थोड़ा 2 कदम आगे चले, क्योंकि चर्चा इस बात को लेकर काफी तेज है सत्ता के गलियारों में। अब वो कितनी सच है ये पता नहीं है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से रिवेंज वोटिंग पश्चिम बंगाल में नजर आई है, उसका कुछ ना कुछ असर क्षेत्रीय पार्टीज पर पड़ेगा, और खासकर वो क्षेत्रीय पार्टीज जो बीजेपी को केंद्र में सपोर्ट कर रही हैं, जैसे चंद्रबाबू नायडू, जैसे कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी। क्या ये लोग सत्ता से हाथ खींचेंगे? इसको लेकर चर्चाएं बहुत हैं। दूसरी तरफ आज मोदी जी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने गए थे, हाथ में त्रिशूल, हाथ में डमरू लेकर घूम रहे थे, और लोगों ने इस बात को लेकर भी चर्चा शुरू कर दी है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का दफ्तर खाली हो गया है। अगर मोदी जी डमरू बजा रहे हैं, झालमुड़ी खा रहे हैं, हुगली में सैर कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो आखिर पीएमओ में कौन बैठा है इस समय? इस समय प्रधानमंत्री का कार्यालय कौन संभाल रहा है? क्या ये सारी चीजें एक संकेत हैं इस बात का कि प्रधानमंत्री मोदी के दिन अब सत्ता में गिने चुने हैं? आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मीनू जैन जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। मीनू जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन जनगणमन 24/7। पहला सवाल यही है कि नतीजे आने में अभी टाइम है, लेकिन नतीजों से ज्यादा चर्चा मोदी जी के इस्तीफे की हो रही है। चर्चा इस बात को लेकर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार और नायडू सत्ता से हाथ खींच बैठे। तो क्या मोदी जी के इस्तीफे की तैयारी हो रही है, और हाथ में डमरू बजाकर, त्रिशूल लेकर, और मोदी जी भगवान के प्रति बिल्कुल नतमस्तक हैं कि हे ईश्वर बचा लो? जी मैम। जी, देखिए, हमारे यहाँ कोई इस तरीके की पॉपुलैरिटी सर्वे वगैरह तो होते नहीं है जैसे अमेरिका में होते हैं। अक्सर ऑफ एंड ऑन होते ही रहते हैं, उससे पता चलता रहता है कि पॉपुलैरिटी चार्ट में ग्राफ कहाँ जा रहा है पॉपुलैरिटी का, लीडर की। तो हमारे यहाँ ये कुछ ऐसा प्रोविजन है भी नहीं, और है भी तो वो रिलायबल नहीं है। सब लोग बायस्ड है, बिके हुए हैं, अधिकतर सर्वे करने वाली एजेंसीज। तो उसमें जो हम अपने पत्रकारीय नजर से अगर हम देखते हैं, तो मोदी जी जो एक एक ब्रांड था, उसकी एक इंटरनेशनल छवि भी थी और नेशनल डोमेस्टिक छवि भी थी। उन दोनों छवियां बिल्कुल तार तार हो चुकी हैं। इंटरनेशनल छवि आप सब जानते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स में मोदी जी फंसे हुए हैं। मोदी मधु किश्वर ने बुरी तरीके से हमले जारी रखे हुए हैं। मधु किश्वर उनके पीछे, उनके ऊपर जिस तरीके के आरोप लगा रही हैं, उसने उनके जो चरित्र है उसको तार तार करके रख दिया है। दूसरी बात, इंडिया जो है टैरिफ मसले पे अमेरिका से दबा हुआ है। अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। जो निकल भी रहा है उसमें इंडियन जो है बेगर के बैगर की भूमिका में नजर आता है। उसके अलावा अडानी का मसला फंसा हुआ है उसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अभी ईरान और इसराइल के जो वॉर चल रही है, उसमें जब मीडिएशन की बात आई तो भारत को कंसिडर नहीं किया गया, जो कि विश्व गुरु कहलाता है मोदी जी के मुताबिक, महामानव है मोदी जी। और दुनिया अमित शाह के मुताबिक दुनिया के लीडर मोदी से पूछे बगैर कोई काम नहीं करते। तो ऐसे वर्ल्ड लीडर मोदी जी को इस इतने बड़े युद्ध में, जो कि तीसरे विश्व युद्ध को बुलावा दे रहा था, उसके मध्यस्थता करने के लिए मोदी जी को किसी ने नाम भी नहीं लिया। मतलब नाम कंसिडरेशन में भी नहीं आया। तो उससे पता चलता है कि जो इंटरनेशनल उन्होंने छवि बनाई हुई थी वो तार तार हो गई है। उसके बाद आ जाइए आप डोमेस्टिक, उनकी जो छवि है उसमें, आप डोमेस्टिक छवि में अभी लेटेस्ट देख लीजिए। अभी वो जो महिला वंदन की आड़ में, ये महिला आरक्षण की आड़ में जो परिसीमन का जो बिल ला रहे थे, राज्यों की सीटों का जो दोबारा से परिसीमन मतलब डिलिमिटेशन करने के लिए जो ये बिल ला रहे थे, उसमें वो बिल पास नहीं करवा पाए। मतलब ये वो सरकार है मोदी की जो प्रचंड बहुमत से, और जो चाहे भारतीय दंड संहिता में संशोधन करना हो, चाहे किसान बिल हो, मतलब विपक्ष चीखता रहा, चिल्लाता रहा, विपक्ष विरोध में वोटिंग भी करता रहा, उसके बावजूद भी मोदी जी सारे बिल्स पास करा ले गए। मोदी जी के जीवन में जो 25 साल का जो उनका जीवन है, मुख्यमंत्री से लेके आज प्रधानमंत्री तक, ये पहली बार हुआ कि मोदी जी का बिल हार गया। मत और हारा क्यों? क्योंकि जो उनका साथ देने वाली पार्टियां भी थी, उन्होंने भी हाथ पीछे
खींच लिया है। हालांकि नीतीश और नायडू ने वहां पे साथ दिया है, लेकिन अब जो पिछले 5-7 दिन से बहुत जबरदस्त अफवाह उड़ रही है, फोन्स भी आ रहे हैं कि 4 तारीख को नीतीश कुमार और नायडू जो है कुछ बम फोड़ने वाले हैं। अब वो क्या बम फोड़ने वाले हैं भाई, कोई आतंकवादी तो है नहीं, वो तो कोई राजनीतिक बम ही फोड़ेंगे नायडू। नहीं, और नायडू से आपको लेकिन लगता है कि नायडू उस हद तक जा सकते हैं जहां पर कि वो सत्ता से हाथ खींच लेंगे? क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि भाई उनको अपने लड़के की राजनीति बड़ी प्यारी है, नारा लोकेश को वो चाहते हैं कि वो बहुत आगे बढ़े, और आगे वो तभी बढ़ पाएंगे जब केंद्र में मोदी उनका साथ देंगे। और हो सकता है कि उनको भी भाई कुछ उनका लेन देन हो गया हो, और इसलिए उनका बने रहना सत्ता में जरूरी है। ये भी तो एक सवाल खड़ा होगा। जी जी जी। देखिए, नायडू अपने बेटे को ऑलमोस्ट वहां सेटल कर चुके हैं, और ऐसा बताया जा रहा है कि नायडू अगर सेंटर में आएंगे तो वो पीएम पोस्ट के लिए आ रहे हैं कि आई शैल बी द पीएम एंड मेरा बेटा आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री। अब ये सच है या झूठ है, ये बातें हम तो ग्रेप वाइन से उठा के आपको बता रहे हैं जो चल रही हैं। तो उसमें जो बात आ रही है, देखिए, और जो नायडू को जो चाहिए था, उनको मेनली अमरावती जो उनकी राजधानी है उसके बनाने के लिए बहुत ही, मतलब उनका जो था ना, मतलब बहुत ही एक अनरियलिस्टिक सा बजट था कि अगर वो जो मुझे दे मोदी जी उतना बजट, तो उतने बजट के बाद मैं आपको समर्थन देता हूँ। तो उसके बदले में उन्होंने समर्थन दिया, और अब मानते हैं, ऐसा माना जा रहा है कि उनको लगभग लगभग होते हैं ना भाई, माले 20,000 करोड़ मांगे, उसमें से 15,000 करोड़ आ गए हैं, तो दैट इज मोर देन इनफ। नाउ टाइम इज राइट। अब टाइम इज राइट क्यों, कि कोई पूछेगा कि आपसे आपने कि भाई पहले दिया क्यों था उन्होंने समर्थन। देखिए, दिया इसलिए था कि उनको कुछ चाहिए था मोदी से। तो और दूसरी बात ये थी कि जो जो हमारे जैसे लोग जो शक करते थे कि नहीं देंगे समर्थन, वो ये था कि उनके जो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स है उसमें, चाहे नीतीश हो चाहे नायडू हो, वो दोनों मतलब अपनी आइडियोलॉजी से, सोच से, बेस में ही, वो बेसिस ही उनका सेक्युलरिज्म है। वो विविधता में विश्वास करने वाले नेता रहे हैं, और उसी की राजनीति उन्होंने आज तक की है चंद्रबाबू नायडू ने। और चंद्र क्षेत्रीय नेता रहे हैं, तेलुगु अस्मिता की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका आउटलुक ये रहा सेक्युलर। और सेक्युलर से आज के टाइम में यही मतलब है कि उनकी पार्टी ने मुसलमानों को कभी एक्सक्लूड नहीं किया, अपने इंक्लूजन में रखा। उनके यहाँ जो पार्टी में टिकट दिए गए उनमें भी लड़ाया गया, और चुनावी वादे में उनके यहाँ मुसलमानों को 4% आरक्षण भी था, जो कि आज तो बिल्कुल ही कोई सोच भी नहीं सकता कि मुसलमानों को किसी कहीं 4% का आरक्षण कोई सरकार देगी। और उन्होंने वो चुनाव पूरा होने के बाद दिया। आप उसमें मोदी जी की मजबूरी देखिए कि वो उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। और आप आईटी की जो बीजेपी की आईटी ट्रोल है, उनके कहीं नहीं सुना हुआ है आप कि वो चंद्रबाबू नायडू को इसलिए ट्रोल कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में 4% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए है। तो उससे ये समझा जाता था कि चंद्रबाबू नायडू जो ये एंटी, अब जैसे वक्फ बोर्ड के समय बहुत उम्मीद थी कि शायद चंद्रबाबू नायडू विड्रॉ करेंगे या विरोध करेंगे, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। अभी जो ये महिला शक्ति वंदन आ रहा था, इसमें ये बात चल रही थी, क्योंकि आंध्र प्रदेश को भी नुकसान होगा सीटों का। साउथ इंडिया के जितने 5 राज्य हैं, सबको सीटों का नुकसान हो रहा है उनकी जनसंख्या के मुकाबले में। और न केवल नुकसान हो रहा है, ये 5 राज्य जो हैं सबसे ज्यादा टैक्स जमा करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में। उसके बदले में उनको मिल क्या रहा है कि 1 रुपया जमा करते हैं तो 27 पैसे उनको वापस मिलते हैं कि भाई ये लीजिए आप अपने खर्चे के लिए। तो मतलब ये है कि कमाई की जिम्मेदारी उनकी है, और खर्चा करने के लिए उनको कुछ मिलता नहीं है सेंटर उनको नहीं, तो नॉर्थ इंडियन इसका स्टेट्स मतलब पे। ये है कि क्या मीनू जी हम ये मानकर चलें कि नायडू और नीतीश कुमार दोनों एक तरीके से एक बम फोड़ सकते हैं? पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे आते ही नायडू और नीतीश अपना बम लेकर तैयार हैं कि लो भाई, मोदी जी को तो हम देख ही रहे हैं कि मोदी जी का पतन कैसे हो रहा है। मोदी जी ने अपनी छवि तो खुद तार तार की है, लेकिन साथ में भारत की भी छवि तार तार कर दी है। तो ये क्या मोदी और सॉरी नायडू और नीतीश के लिए एक मौका होगा कि वो अपनी छवि सुधार ले पूरे भारत की नजरों में? देखिए, नीतीश की तो बात हमने अभी की नहीं, कालीन नायडू की बात की है। नीतीश को जिस तरीके से जबरन राज्य से उठा के, मुख्यमंत्री पद से उठा के, और राज्यसभा में भेज दिया गया है। एक मुख्यमंत्री राज्य का, और उसके सामने क्या है राज्यसभा का पद, कुछ भी नहीं है। या तो किसी राज्य के राज्यपाल बनाए जाते,
कुछ मतलब कुछ एक रेस्पेक्टेबल तो पद होता, और वहां पे अब एक कोई जानता भी नहीं है, कोई बात भी नहीं है, कोई देखा भी नहीं किसी ने कि नीतीश जी ने क्या परफॉर्म किया राज्यसभा में शपथ लेने के बाद। तो जो नीतीश जी का जो वो चला आ रहा था, और इस बार तो जो उन्होंने जो चुनाव जीते हैं उसमें उनकी सीट को, उनकी पार्टी को बड़ा अच्छा सीटें मिली हैं, और उसके बावजूद उनको बाहर निकाल कर किया गया। तो वो जो बीजेपी की राजनीति है कि जिस पार्टी के कंधे पे चढ़ के ये किसी राज्य में एंटर करती है, उसी को लात मार के नीचे गिरा देते हैं और खुद कब्जा कर लेते हैं गद्दी के ऊपर। जैसा कि इन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण सबके सामने है, आज शिवसेना को उन्होंने बिल्कुल तहस नहस कर दिया और खुद वहां कुर्सी पे काबिज हो गए। ऐसे ही इन्होंने अकालियों के साथ पकड़ा, उनको अकालियों को बिल्कुल नेस्ता नाबूद कर दिया है। तो ये जिस भी राज्य में जाते हैं वो करते हैं। तो ये चीज अब नीतीश के साथ की है। अब नीतीश की पार्टी से इसका, देखिए नीतीश का जो माना जाता है कि बड़े घात पॉलिटिशियन है, अब उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, क्या वास्तव में जो दिखाई दे रहा है वो ऐसा नहीं है, ही इज हेल एंड हार्टी, कोई जानता नहीं है। लेकिन जो उनकी राजनीति है उसके हिसाब से तो उनको आना ही नहीं चाहिए था राज्यसभा में, कि अगर उनके मुख्यमंत्री पद से उनको जबरन हटाया गया और वहां उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना के बैठा दिया गया जो ना तो बीजेपी की चॉइस भी नहीं थी, और जो कहता था कि मैं उस दिन पगड़ी खोलूंगा अपने सिर पे से जिस दिन मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार को हटा दूंगा। तो ऐसा मुख्यमंत्री अगर बिहार की गद्दी पे बैठा है तो ये तो नीतीश के की सरासर बेइज्जती है। मतलब उन्होंने ये बताया है कि देखिए हमने उसी आदमी को बैठाया है जो आपको हराने वाला था। तो अब जो ये जो स्थिति आ रही है, देखिए मैंने आपको बताया कि ये स्थितियां क्यों आ रही है कि मोदी जी इस्तीफा देंगे, क्योंकि ये बहुत चल रहा है। अभी देखिए ये जो एप्स्टीन फाइल है, ये ईरान और इसराइल के जो युद्ध है उसकी वजह से ये दबी हुई है, ये मसला दबा हुआ है। कहा तो ये तक जाता है कि ये युद्ध इसलिए छेड़ा गया ट्रम्प के द्वारा कि एप्स्टीन फाइल्स की रिलीज होने का समय आ गया था, फुल फ्लेजेड, मतलब जो भी उनमें बचा हुआ हिस्सा है। तो ये कहा जाता है कि जैसे आपने देखा कि हरदीप पुरी का नाम आया और उसमें भी कोई हरदीप पुरी का बाल भी बांका नहीं हुआ। और देशों में इस्तीफे हो गए हैं इस बात के ऊपर, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे बैठे हैं वो कि जैसे कि बहुत बड़ा तीर्थ यात्रा करके आए थे, एप्स्टीन नहीं तीर्थ यात्रा पे गए थे। तो उसमें ये बताया जाता है कि मोदी जी का नाम भी है उन फाइल्स में, और वो किस रूप में है ये हम नहीं कह सकते कि सेक्स से रिलेटेड है या पॉलिटिकली कुछ ऐसा कनेक्शन है उसमें। वो तो फाइलें रिलीज होने के बाद ही बनेगा। लेकिन अगर वो रिलेशन पॉलिटिकल भी है तो वो भी बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल है कि एक देश का प्रधानमंत्री, चुना हुआ प्रधानमंत्री, एक पीडोफाइल, एक बच्चों के साथ यौन अपराध करने वाले व्यक्ति से क्या संबंध रखता था, क्या जरूरत आन पड़ी, वो एक सवाल होगा। और वो अगर ऐसा होता है तो इस देश में मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा हाहाकार कोई मचेगा, उसको शायद कोई कोई अमित मालवीय या कोई भी उसको बचा नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब ये चीज जो है कि ये अगर खुलने का टाइम आ रहा है, ईरान वॉर भी जो है वो वाइंड अप होने की तरफ है धीरे धीरे, क्योंकि आपने सुना होगा कि पाकिस्तान ने अभी अपने बंदरगाह वहां खोल दिए हैं 3 उनके, आप यहाँ से अपना जो लैंड लॉक्ड हो गए हैं अब आप तो यहाँ से अपना व्यापार कर सकते हैं, हमारे यहाँ से कर सकते हैं। तो वो पैसेज दे रहे हैं, तो वो पैसेज कोई पाकिस्तान अपनी मर्जी से थोड़ी दे रहा है, ट्रम्प दिलवा रहा है वो पैसेज। बिल्कुल। तो उससे पता चलता है कि ट्रम्प जो है पाकिस्तान के जरिए इसको वाइंड अप करने की तरफ है। तो ये वाइंड अप होते ही फिर एप्स्टीन फाइल आएंगी, ये वाइंड अप होती है। और अगर बंगाल में हार गई तो मधुकेश्वर आप क्या समझ रहे हैं दोबारा से हमलावर होगी, वो छोड़ेगी थोड़ी, वो तो अभी चुपचाप थोड़ा सा वो जो वीडियो वगैरह का चक्कर पड़ गया वो उसके वजह से चुप बैठी है। उसके अलावा सुब्रमण्यम स्वामी का मैं कल परसों भी देख रही थी, वो बोल रहे थे, एक अंकित अवस्थी है कोई राजस्थान के, उनके उनके चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे वो अंकित इंस्पायर्स पे, उसमें उन्होंने बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ बोला है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमले बंद हो गए हैं। तो हो सकता है कि बंगाल में अगर, देखिए अभी हम कह नहीं सकते कि स्थिति क्या है, और एग्जिट पोल को तो मैं बिल्कुल भी सही नहीं मानती हूँ, चाहे उसमें ममता जीते या बीजेपी जीते, मैं उसको विश्वास में नहीं मानती हूँ। मैं तो जिस दिन रिजल्ट आएंगे वो मानू। और रिजल्ट में भी देखिए अभी भरोसा नहीं रह गया है कि जिस तरीके से एसआईआर हुआ है, जिस तरीके से वहां 2000 से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां लगाई गई हैं, जिस तरीके से वहां एसआईआर में 27 लाख लोगों को बिल्कुल देने से मना कर दिया गया है कि आप वोट नहीं दे सकेंगे। तो वहां, और जिस तरीके से ऑब्जर्वर्स, चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर्स जिस तरीके से पब्लिक को धमका रहे हैं,
उम्मीदवारों को धमका रहे हैं, उससे तो लगता है कि बहुत ज्यादा पारदर्शिता के साथ और निष्पक्षता के साथ चुनाव नहीं हो रहा है। जो मशीनरी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो इंटिमिडेट कर रही है विपक्षी दल को, वो बिल्कुल इन दिस केस टीएमसी। तो बिल्कुल वो अभी उसमें अगर ममता बनर्जी पार पा गई तो डेफिनेटली एक चमत्कार होगा मेरी नजर में ये, बिल्कुल कि क्या उनका बहुत बड़ा मुकद्दर वाली है, जो कि इतनी सारी हर्डल्स, बिल्कुल मतलब माउंटेन्स खड़े हैं उनके सामने, बिल्कुल बिल्कुल। हर्डल की तरह। नहीं, तो लेकिन उसमें आज अगर निकल गई तो एक और जो तस्वीर जो मोदी जी की बड़ी ज्यादा वायरल हो रही है, वो काशी विश्वनाथ गए थे, डमरू और त्रिशूल लेकर वो खड़े हैं। उस पर एक सौरभ दास जो कि पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और एक्टिविस्ट भी हैं साथ में, उन्होंने लिखा है, पत्रकार भी हैं, उन्होंने लिखा है कि इफ द प्राइम मिनिस्टर, और उसमें उन्होंने तस्वीर लगाई है मोदी जी की त्रिशूल और डमरू वाली, और उस पर वो लिख रहे हैं कि इफ द प्राइम मिनिस्टर इज इंक्रीजिंगली ओनली डूइंग दिस, हु इज कंट्रोलिंग द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। यही सवाल मैं आपसे दूसरे तरीके से भी पूछना चाह रही हूँ कि अगर मोदी जी केवल और केवल झालमुड़ी खा रहे हैं, अब हुगली पर वो बैठे हुए हैं, त्रिशूल और डमरू लेकर वो चल रहे हैं, तो सौरभ दास ने जो सवाल खड़ा किया है वो अपने आप में एक बड़ी चर्चा का विषय हो गया है कि अगर मोदी जी इनसेसेंटली लगातार अगर इन इस वेशभूषा में और इस रूप में नजर आ रहे हैं, तो आखिर प्रधानमंत्री का कार्यालय संभाल कौन रहा है? क्या मोदी जी ने प्रधानमंत्री का कार्यालय खाली कर दिया है? ये सवाल है। जी, देखिए ये जो इस तरह की वेशभूषाएं धारण कर रहे हैं, ये मोदी जी का फेवरेट टाइम पास है। वो इसी तरीके का आप देखेंगे कि ये तो बहुत फिर भी जिसको कह रहे हैं ना कि रीजनेबली ड्रेस्ड अप है, आप देखेंगे कि वो बड़े हॉरिबली ड्रेस्ड अप होके भी आ जाते हैं कैमरा के सामने, और आपको लगता है कि भाई मेंटल स्टेट भी ठीक है कि नहीं है। एक इसमें ध्यान होगा आपको कि नारियल के फूलों की माला उनके सेहरे के टाइप से वो तो इस हॉरिबल ऑफुल मैं तो कहूंगी। और वो उसमें वो फोटो खिंचवा रहा है आराम से, और उसको वायरल भी हो रही है, वो दिखा रहे हैं लोगों को। तो मोदी जी का ये तो फेवरेट गेम है कि ये मंदिर में जाके और तरह तरीके से घंटा बजाना, डमरू बजाना, ये सब करना। लेकिन सोचने वाली बात है कि देश का प्रधानमंत्री इतना निफराम है। देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है कि पहले जमाने में जब तक मोदी जी नहीं आए थे, स्टेट के असेंबलीज के जो इलेक्शंस होते थे उसमें प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी के प्रचार के लिए 1 या 2 बार हार्डली जाया करते थे। बाकी का जिम्मा रीजनल जो उनकी रीजनल लीडर्स होते थे उनके ऊपर होता था, और कुछ सेंटर से लीडर्स चले जाया करते थे। ये मोदी जी ने नया रिवाज निकाला है। आप पुराने आर्काइव्स निकाल के देखिए, आप उसमें पाएंगे कि प्रधानमंत्री 1 या 2 बार ही जाया करते थे। अब तो प्रधानमंत्री ने यहाँ ताला लगा दिया और वो पूरा बैठे हुए हैं वहां पे, 20 दिन से ताला लगा हुआ है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो इसका पूरा मतलब ये कहना मंत्रिमंडल गलत बैठा। नहीं होगा, और जो सौरभ दास ने जिस सवाल को खड़ा किया है कि भाई प्रधानमंत्री का कार्यालय कौन संभाल रहा है, और आपने इसको बड़े अच्छे शब्दों में कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के दफ्तर में ऐसा लग रहा है कि ताला लग गया है, खुद ही मोदी जी ताला लगा के चल दिए। हाँ, चले जाते हैं वो। तो लेकिन आप ये देखिए ना कि आप सरकारी खर्चे पे जो एसपीजी की सुरक्षा है, वो कितना इलेबोरेट अरेंजमेंट होता है, ये वो यहाँ से वहां से यहाँ से। और आप एक दिन में 3-3 सभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, उसके लिए कितना सिक्योरिटी में कितना पैसा खर्च हो रहा है टैक्स पेयर का। और आप उसके खर्चे पे, टैक्स पेयर के खर्चे पे पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, कोई सवाल उठाने वाला नहीं है इस बात के ऊपर। चुनाव आयोग कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा है, कोई वो सवाल करते भी हैं तो उसका जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है, ना देना भी नहीं चाहता है। तो प्रधानमंत्री जो है अभी गए हैं, कल वो फुटबॉल खेल रहे थे, तो फुटबॉल वो इसलिए खेल रहे थे, वो बंगाल का बहुत ज्यादा आम आदमी फेवरेट गेम है, फुटबॉल स्पोर्ट है ये फुटबॉल का गेम। तो वो जो मोहन बागान और ईस्ट बंगाल बंगाल का आपने सुना होगा, जब मुकाबला होता है तो पूरा बंगाल में सेलिब्रेशन रहता है, मतलब पूरा लोगों को कुछ सुध नहीं रहती, वो केवल अपने फुटबॉल के ऊपर उनका फोकस रहता है, जैसे हम लोग को इधर नॉर्थ में क्रिकेट का रहता है। तो वो चीज मोदी जी जो है, उनको जो उनको पता है, उन्होंने सोचा कि चलिए सिक्किम चले जाते हैं, क्योंकि सिक्किम से बंगाल की दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग 2 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। उन वहां पे अपना बता दिया उन लोगों को कि देखो वाह वाह, मोदी जी क्रिकेट वो फुटबॉल खेल रहे हैं। अब मोदी जी एक्टिंग करना तो बहुत अच्छा जानते हैं, मैं तो कहती हूँ रिटायर होने के बाद एक्टिंग कर ले मोदी जी, बॉम्बे में अच्छा मिल जाएगा। वो जो वहां पे बॉयज तरीके से मोदी जी ऐसे ऐसे करके दौड़ रहे हैं ना, बॉयज दौड़ते हैं जैसे, हैव यू सीन दैट? तो बॉयज की तरह मतलब वो दिखा रहे हैं कि यस, मैं तो भाई जो हूँ बड़ा बॉयश हूँ अभी भी, अपने यंग एट हार्ट वाली बात।
तो वो दिखा रहे, तो वो उन्होंने खेला। आज जो बंगाल में कर रहे हैं, जो आप सौरभ दास का जो बता रही हैं ट्वीट, उसमें वो बताया जा रहा है कि उसके बाद रोड शो करेंगे और उन इलाकों में करेंगे जहां पे बंगाली आबादी का कंसेंट्रेशन। तो वो बंगाल के लोगों को बनारस से इम्प्रेस इम्प्रेस करना चाह रहे हैं। उनको उनको उनके ऊपर इम्पैक्ट डालना चाह रहे हैं, इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं कि भाई आप देखिए, मैं तो आपके यहाँ वाले बंगाली भाइयों की सुध ले रहा हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्युएंसी में रहते हैं, तो आप लोग वोट दीजिए। अब इसका असर कितना पड़ेगा ये तो मोदी जी जानते हो, क्योंकि मोदी जी की ये ट्रिक्स जो है ना, मैचलेस है। मतलब किसी के दिमाग में नहीं आ सकती इस तरह की बातें कि सिक्किम के उन इलाकों में जाके फुटबॉल मैच खेला जाए ताकि उनकी जो फुटबॉल के लिए सेंसिबिलिटीज है उसको टच करे, कॉर्ड को। और इसी तरीके से यहाँ पे बंगालीज को वहां यहाँ करूंगा तो वहां ये जाएगी। होता है ना, वो बाजू के उसमें हाईवे वगैरह, इनकम्प्लीट हाईवे को इनॉग्रेट करने पहुंच जाते हैं। तो उनके पास इस तरीके के हथकंडे हैं। एक्चुअली तो अदर पार्टीज को सीखना चाहिए उनसे कि इस तरह के हथकंडे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो मोदी जी ने ये जो फैंसी ड्रेस इनका जो चल रहा है, शुक्र है आज तो वो सिंपली ड्रेस्ड अप थे, नहीं तो वो पूरे अटायर में आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि वास्तव में भगवान उतर के आ गए। नहीं किसी तो दिन शिव जी ना बन के आ जाए मोदी जी, पता चला वृक्षाला लपेट के आ गए और हाथ में डमरू, गले में सांप। हो सकता है बिल्कुल। किसी दिन आ जाए मोदी जी, मेरा क्योंकि वो मतलब हाँ, वोट के लिए कुछ भी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक मेरा आखिरी सवाल है मीनू मैम की, जो दोनों चीजें, दोनों विषय हम लोगों ने उठाया कि भाई हो सकता है कि 4 तारीख को नीतीश कुमार और नायडू बम फोड़ दे, लेकिन क्या इस बम फोड़ने के पहले ही मोदी जी ने प्रधानमंत्री के कार्यालय में ताला लगा दिया एक तरीके से? हाँ, देखिए, ताला ताला लगाने में तो भाई वो कहते हैं मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चला जाऊंगा। लेकिन जैसा कि मधुकेश्वर भी कहती हैं और स्वामी भी कहते हैं कि कम से कम 10 ट्रक चाहिएंगे उनका सामान ले जाने के लिए, इतने कपड़े और इतना सब कुछ है, उनका पैराफर्नेलिया इतना है कि 10 ट्रक लगेंगे। तो वो तो एक साथ तो हो सकता है भाई भिजवा दी हूँ, ये भी बता। कोई कहते हैं लोग अंडरग्राउंड टनल है, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकलती है, पीपल डोंट जानते नहीं है। तो अब जो जो होगा, मोदी जी का जो भी सोच सोच चल रही होगी, अब उसमें तो देखिए हमें इंतजार करना होगा 4 तारीख का। उसमें वॉच रखें लोग, जाके वहीं प्रधानमंत्री आवास के बाहर खड़े रहे, उससे अंदाजा लग जाएगा कि क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है। बिल्कुल लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर बीजेपी जीत जाती है सारे, मतलब मेरे हिसाब से सब जो भी कुछ हो रहा है मोस्ट उसमें सारा अलोकतांत्रिक है। आपने 27 लाख वोटर्स को आउट कर दिया है, वो तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। आप 27 लाख वोटर्स को बांटिए ना, इंटू 295, 94, तो कितने हजारों वोटर का एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। वहां पे फर्क पड़ेगा। और विधानसभा की जो सीटें हैं नीलू, वो 100, 250 ऐसे नंबर से जीती जाती हैं। वहां कोई ऐसा हजारों लाखों से सीटें नहीं जीती जाती हैं, और वहां पे आप 27 लोग वोटर्स को आपने आउट कर दिया है। अब उसमें जो बताते हैं कि किनका है वोटर्स, मेजोरिटी ऑफ देम, तो वो देखने वाला बात होगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उसको, जो ममता का वोटर है, वो अगेन रिवेंज वोटिंग में वो निकल आए, बम्पर वोटिंग कर रहे हैं वो लोग। और देख भी रही हूँ मैंने जो देखे हैं उसमें महिलाएं तो काफी उसमें तादाद में है। अब मन में क्या है किसी के, मैं तो जब तक ग्राउंड पे ना जाके खुद देख लूं बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बता नहीं सकती। लेकिन मैं तो एक आध करना चाहती हूँ। मुझे तो इतना सिक्स सेंस इतना स्ट्रांग है, मैं तो उतरते ही बता दूं यहाँ क्या होने वाला है बिल्कुल कि बिल्कुल। यहाँ चलिए, पे तो देखेंगे वो कि मेरे 4 तारीख को क्या होता है, और मोदी जी अ, ताला लगा के क्या पहले ही जा चुके हैं, क्या उनको अंदेशा हो चुका है? नायडू और नीतीश के ऊपर सबकी आंखें गड़ी रहेंगी कि 4 तारीख को वो क्या करते हैं, क्योंकि लोगों ने जिस तरीके से चर्चा शुरू की है, वो चर्चा बिना कोई कारण के नहीं हो सकती। जी जी, मेरे जी बोलिए। देखिए, मोदी जी जाएंगे नहीं जाएंगे, तो इसका पहला साइन तो ये होगा कि 4 तारीख को आपको गुजरात में मिलना चाहिए, क्योंकि हम्म। गुजरात एग्जिट रूट सेफ है, सेफेस्ट है। बिल्कुल तो बिल्कुल। पहले वो सेफ्टी में आ जाएंगे वहां की, एंड देन मतलब वी विल लीव द मोदी जी कंट्री सेफ्टी रूट वॉट एवर। तलाशने लगे हैं, हो सकता है क्योंकि जो आप बोल रही हैं, हो सकता है मोदी जी सोच रहे हो उस चीज को ऑलरेडी। हाँ, तो बिल्कुल लेट बिल्कुल। अस सी। चार जी तारीख को बड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है जी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीनू जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।